जफरुल्लाह खान साहब, एक रिएक्शन आपकी तरफ से। लगातार एक बार चाहे वो मुस्लिम आरक्षण को लेकर मौजूदा बीजेपी सरकार का वहां का फैसला हो, कांग्रेस का अपना मैनिफेस्टो हो, या बाकी और जातियों को अपने साथ जोड़ने की बात हो, या दूसरे पर आरोप लगाकर उन्हें अलग करने की बात हो, जेडीएस कहां खड़ा है इस मुद्दे के साथ? और कर्नाटक में जो चुनाव हो रहा है उसमें मुद्दे कौन से हावी नजर आ रहे हैं आपको? जहां तक मेरी समझ जा रही है, जहां तक मैं सोच रहा हूं, मैं खुद शर्म महसूस कर रहा हूं कि आज नेशनल के दो बड़े पार्टियां, एक तरफ बीजेपी और एक तरफ कांग्रेस, इन लोगों ने अपने अल्फाजों का जो स्तर गिरा दिया है, ये मेरे आने वाले जनरेशन के लिए बेहतर नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, जहां तक बजरंग दल की बात है, इस मुल्क में 33 करोड़ भगवान हैं, तो सभी के उनके भगवानों के प्रति उनकी आस्था होती है, उनकी श्रद्धा होती है, उनकी भक्ति होती है, उनकी पूजा होती है, वो अपनी जगह रखें। मुसलमान अपनी इबादत अपनी जगह करें, लेकिन भगवानों को, पैगंबरों को राजनीति में लेके आना मेरी नजर में पूरी तरह गलत है। राजनीति होना चाहिए देश के मुद्दों पे, गरीबों पे, बेरोजगारी पे, काम धंधे पे, स्वास्थ्य के लिए, घर के लिए, रोटी कपड़ा और मकान के लिए मुद्दे होना चाहिए। इसमें मर्द बन के आगे आए, एक दूसरे को चैलेंज करें। आप गौर करें, इस मुल्क से 3 लाख लोग नागरिकता छोड़ के जा रहे हैं। मतलब क्या है इसका मतलब? एक आदमी भी अगर नागरिकता छोड़ रहा है, कम से कम $1 मिलियन लेके मेरे मुल्क से बाहर जा रहा है, तो मेरे मुल्क की हालत क्या हो रही है? और इसमें ज्यादातर मेरे भाई जो हैं वो मेरे हिंदू भाई हैं जिन्होंने नागरिकता छोड़ दी है। तो इस पर सोचा जाए, देश के बारे में सोचा तो जाए। मुद्दों की बात राजनीतिक पार्टी को ही करनी होगी ना, राजनीतिक पार्टियां ही अगर हमारे मुद्दे हैं। जनता दल के श्रीमान देवेगौड़ा जी इस मुल्क के प्रधानमंत्री रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री, हाल ही प्रधानमंत्री जो हैं माननीय नरेंद्र मोदी साहब भी हैं। तो ये पुराने प्रधानमंत्रियों से सीख लेना चाहिए, सबक लेना चाहिए कि इनकी भाषा का स्तर क्या हो, देश को कैसे लेके जाया जाता है, उनसे एक्सपीरियंस शेयर करके देश को संभालना चाहिए, ना कि एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालेंगे तो दोनों गंदे हो जाएंगे, तो पूरे दुनिया में हमारी थूथू लेदर हो जाएगी। तो बराए मेहरबानी मैं दोनों पार्टियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी इज्जत, मेरे मुल्क की इज्जत को बरकरार रखे। देखिए हमारे जेडीएस के मुद्दे देखिए आप लोग, सबसे पहले सोशल सिक्योरिटी, कम्युनल हार्मनी हमारी, दूसरा एजुकेशन, तीसरा हेल्थ, चौथा यूथ को अनएम्प्लॉयमेंट, पांचवा जो है हाउसिंग स्कीम्स। ये जनता के बेनिफिट के लिए है। ऐसे कुछ नए मुद्दे लाइए जो जनता दल सेक्युलर लाइए, जो श्रीमान कुमार स्वामी मुख्यमंत्री अगर बनते हैं तो सभी के लिए, जैसे कि हमारा कर्नाटक, इससे पहले सरकार में रहे ना, अपनी सरकार बचा नहीं पाए थे, वो खैर उसके पीछे जो भी, उसमें हम जाना नहीं चाहते वहां हुआ क्या था। सर मुद्दे को डाइवर्ट ना करें। लेकिन आपके साथ तो जहां से आपको बेहतर ऑफर मिलेगा आपको उसके साथ कल को भी सरकार में चले जाए ना जाए, ये किसने देखा? ये साजिश 5 साल के लिए सरकार तो नहीं चला पाए थे ना, और जितने वक्त में सरकार चलाई, कितने आपने उन मुद्दों पर काम किया था जो आप लेकर पिछले चुनाव में गए थे? मकसूद साहब, या आप बोल लो या मुझे बोलने दें प्लीज। जब मैं तो सिर्फ उसमें ऐड ऑन कर रहा था सर, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मेरा काम तो सिर्फ सवाल करना है और आपकी बातें जनता तक पहुंचाना। आई एम जस्ट अ मीडिएटर, नथिंग एल्स। हर सवाल का राजीव जेटली जी, विजय ग्रोवर जी को आपने सुना, ये मुद्दे जो मॉरल पुलिसिंग वाले हैं, वो तस्वीरें हमने भी देखी हैं। ये कर्नाटक की जनता से अलग नहीं है, मौजूदा हालात से अलग नहीं है, वो इसे जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा बता रहे हैं। और कांग्रेस ने अगर अपने इस घोषणा पत्र में इसे शामिल किया तो बाकी तमाम मुद्दे कैसे फिर पीछे हो जाएंगे? देखिए, हम तो चुनाव मुद्दों पर ही लड़ना चाह रहे थे, मैनिफेस्टो भी मुद्दे पे था, विकास हमारा सबसे बड़ा एजेंडा है और विकास के ऊपर हमें कभी चुनौती नहीं दी जा सकती, और कोई दे सकता है तो बताए। सड़कों के ऊपर चुनौती नहीं दी जा सकती, बिजली पर चुनौती नहीं दी जा सकती। बिजली हमारे देश के अंदर हमेशा मैनिफेस्टो में सबसे बड़ा इशू रहता था। आप देखिए, पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारी सरकार आएगी तो अगली बार 24 घंटे बिजली देगी, ये मैनिफेस्टो का बड़ा हिस्सा रहता था। अब वो मैनिफेस्टो से हमने हटवा दिया है, अब किसी भी मैनिफेस्टो के अंदर बिजली सब्जेक्ट नहीं आता। हम कह रहे हैं कि विकास तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन जब कोई भी राजनीतिक पार्टी धर्म के आधार पर चुनाव लड़ेगी, छोड़िए धर्म के आधार पर भी लड़िए, लेकिन अगर ये भी कहेगी कि आतंकवाद के ऊपर भी चर्चा नहीं होनी चाहिए, कौन लड़ रहा है धर्म के आधार पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, धर्म को आगे कौन सी पार्टी कर रही है बताइए? देखिए, अभी आपने खुद देखा, हमने जब भी धर्म को लेकर के बात करी तो धर्म के अंदर भी जो पीड़ित लोग हैं उनके उत्थान की बात करी। थोड़ी देर पहले मैं 4 बार पूछ चुका हूं इस प्रश्न को और मुझे उम्मीद करता हूं कि इस बार उसका जवाब मिलेगा। यूसीसी
यूसीसी एक बच्चे का अधिकार है, यूसीसी एक महिला का अधिकार है। नेहरू जी ने तो आपको याद होगा आजादी के बाद जब हिंदू कोड बिल लाया जा रहा था तभी कह दिया था कि मैं देश के अंदर मुसलमानों को अलग से कानून दूंगा, पूरे देश के अंदर जो कानून लागू होगा वो नहीं दूंगा, नहीं तो उससे मुसलमान असुरक्षित महसूस करेंगे। इसका जवाब राधिका जी से लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक सवाल का जवाब दे दीजिए राजीव जेटली जी, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड स्टेट सब्जेक्ट है? क्या स्टेट के पास ये पावर है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर वो कुछ कर पाए, या फिर ये केंद्र का पावर है और देश की संसद का पावर है? देखिए, हमने उसकी एक कमेटी गठित करी है जिसको रिव्यू किया जा रहा है और उसका एक्सटेंशन भी हुआ है, और स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से अपनी डेमोग्राफी के हिसाब से फीडबैक देती है, और स्टेट गवर्नमेंट के फीडबैक के आधार पर ही आगे के निर्णय लिए जाते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अधिकार होता है। ये हमने नहीं कहा, ये भी माननीय न्यायालय ने कहा है कि अगर राज्य सरकार चाहती है अपनी डेमोग्राफी के हिसाब से तो वो यूसीसी को लागू कर सकती है। लेकिन बार बार हम हट क्यों रहे हैं इस बात से? मैं कह रहा हूं आपसे, विकास पर चर्चा नहीं हो सकती है, सड़क पर नहीं हो सकती, बिजली पर नहीं हो सकती, पानी पर नहीं हो सकती। अरे कोई भी ऐसा विषय नहीं है इस देश में विकास से जुड़ा हुआ जिस पे चर्चा हो सके। अब जब चर्चा होनी है वो तो हमने मूलभूत सुविधाएं हमने जनता को देनी है, गरीबों का उत्थान करना, गरीबों के घर तक सिलेंडर पहुंचाना, गरीबों के घर तक दूध पहुंचाना है। लेकिन इशू यहां पर यह नहीं है, इशू यहां पर यह है कि आपने इस इशू को क्यों उठाया। ये अगर गलती से हमारी सरकार बनती है तो हम प्रदेश के अंदर जो हनुमान जी की प्रार्थना करने वाले, हनुमान चालीसा पढ़ने वाले या हनुमान भक्त अपना संगठन बनाते हैं, हम उसको बैन कर देंगे। ये आपने इशू बनाया, ये आपके मैनिफेस्टो का हिस्सा है, हमारे मैनिफेस्टो का नहीं है। राधिका जी, एक बड़ा दबाव था पिछले चुनावों में लगातार, चाहे वो केंद्र के चुनाव हो, अलग अलग स्टेट के चुनाव हो। पिछले चुनावों के नतीजे भी हमने देखे जब उत्तर प्रदेश या उस दौरान चुनाव आए। कांग्रेस पर एक बड़ी चुनौती उसके सामने है कि जो हिंदू विरोधी छवि उसकी बन चुकी है, बनाई गई है, उसे तोड़कर वो आगे निकले। अब बजरंग दल पर बैन की बात हो रही है, तो बाकी जो मुद्दों का जिक्र आप लगातार कर रहे थे, अब आज के बाद उसी की चर्चा हो रही है। आज फिलहाल तो हो ही रही है, आज के बाद का पता नहीं। ये बार बार यहाँ पे बजरंग दल के प्रवक्ता यूसीसी के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। उत्तराखंड में आपकी सरकार कब बनी थी? अब की बार कब हुए थे चुनाव? उत्तराखंड में दोबारा से आपकी सरकार अभी जब बनी, कौन से साल में बनी थी? बताएंगे बजरंग दल के प्रवक्ता, बताइए सर। वादा किया था ना आपने उत्तराखंड में, ऐलान कीजिए, हम इस बात का विरोध करेंगे करने का। कौन से साल में हुआ था बताइए? अरे आप बताइए, सवाल आपसे पूछ रही हूँ। एक आप जवाब दे रहे क ख ग, समझ ही नहीं आ रही आपको हिंदी। बताओ कौन सी भाषा में बोलूं? मैं साफ साफ बोल देती हूँ। मुझे बताओ कौन सी तारीख को आपने यूसीसी लागू करने का उत्तराखंड में ऐलान किया था, और कौन सी तारीख को दोबारा से पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री बने? बताइए, चलिए बताइए, आगे चर्चा करेंगे। यूसीसी उछल रहे थे, बताइए आपने यूसीसी लागू करना कौन सी डेट को बताया था? चलिए बजरंग दल के प्रवक्ता से जरा पूछ के बताइए, क्योंकि मैं बोलूंगी तो ये बीच में फुदकेंगे। आप बोल के दिखाइए कि कौन सी तारीख को उत्तराखंड में इन्होंने वादा किया था यूसीसी लागू करने का। तारीख बताइए, अब तारीख पे बात होगी। चलिए आपके वादों पे बात करें। बताइए तारीख, गूगल मत करना, तारीख बताना, गूगल मत करना। आपके प्रवक्ताओं को बहुत बुरी आदत है गूगल करने की जब फंसते हैं। तारीख बताओ, तारीख बताओ। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मैंने आपसे एक शब्द पूछा है। चलिए ये जब बोलेंगे तब मैं बोलती हूँ। सिविल कोड पर जब बोलेंगे किसी को सुनाई नहीं देगा। नहीं, देखिए हाथ आगे बताइए, उत्तराखंड में आपने कौन सी तारीख को वादा किया था कि यूसीसी आएगा? आपकी सरकार कौन सी तारीख को बनी और आज तारीख क्या है? बताइए आज तारीख क्या है और आपने वादा कब किया था? क्या यूसीसी उत्तराखंड में लागू हुआ? क्या यूसीसी गुजरात में लागू हुआ? ये मौका अब आपको नहीं मिलेगा, आपको बताना पड़ेगा। बोलेंगे तब मैं बोलती हूँ। विरोध क्यों करते हैं? बोलिए, आपको बताना पड़ेगा। बोलिए। मैं तो बोल रहा हूँ, खत्म हो जाए मुझे बता दीजिए। बताइए कल उत्तराखंड में आप सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे? बोलने के अलावा आप लोग करते क्या है? ये बोलो, वो बोलो, ये बोलो, वो बोलो, बोलने के अलावा कुछ करते हैं? तो कर लीजिए। मौका दिया आपको, बोलिए, बताइए, करेंगे क्या प्रदर्शन? इनकी बात खत्म हो जाए तो इनको म्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि ये बीच में। इसीलिए मैंने कहा था ऊपर ही लिख दीजिए मैनिफेस्टो को कवर पेज पे, आतंकवाद के अलावा आतंकवाद, यूसीसी, बम ब्लास्ट, ट्रेन ब्लास्ट, बसें ब्लास्ट, इनके अलावा हम हर मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे।
क्योंकि ये हमारे एजेंडे में हमारी नीति के हो गई आपकी नीतियों बात? के आपकी बात हो अंतर्गत आता है। गई। अब मेरे को मेरा समय मिलेगा तो इनको म्यूट कर दीजिए। नहीं आपको आप तो म्यूट ही कर दीजिए। अब मैं ये अधिकार भी छीन लीजिए, हनुमान चालीसा भी नहीं हो पढ़ गया? सकते, चैनल हो गया? भी म्यूट करवा दीजिए हमें। आपसे हम अभी तो अभी अधिकार आपकी छीनेंगे। सरकार नहीं आई। मीडिया से लेकर इंसान के जीने तक का आपने आप ऐसा अधिकार आवाज छीन तो चुके हैं। कोरोना में सांस चैनल लेने का भी म्यूट अधिकार कर तक दीजिए तो हम हमें। लोगों ने दिया नहीं। आप हम बता रहे हैं अधिकार छीनने की बात। चलिए डिरेल कर ली डिबेट बजरंग दल के प्रवक्ता ने। अब मैं वापस मुद्दे पे आ ठीक है जाती हूं। राधिका जी, आप बोले मैंने इनसे प्लीज। बहुत सिंपल सवाल पूछा बजरंग दल के प्रवक्ता से कि आपने कब, हाँ जी, मैंने बजरंग दल के प्रवक्ता से बहुत सिंपल और सीधा सवाल पूछा कि आपने जब उत्तराखंड में सरकार बनाई इस बार, आपने इलेक्शन में अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि आप यूसीसी लागू करेंगे। उसके बाद आपकी सरकार बनी, तब से लेकर आज तक क्या उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ? नहीं हुआ। गुजरात में प्रचंड बहुमत दोबारा आ गई, क्या यूसीसी लागू हुआ? नहीं हुआ। अरे सबसे पहले यही करना चाहिए था ना, सरकार बनते ही लो हम यूसीसी लागू करते हैं। नहीं किया ना, तो ये दो मुही वाली बातें करना बंद करिए। कथनी और करनी में बहुत अंतर है। मोदी जी ने वादा किया था बेटी बचाओ, ये नहीं कहा था कि बजरंग दल बचाओ, क्योंकि आज जो हो रहा है, बेटी धरने पे सड़क पे बैठी है क्योंकि उसको वो नहीं मिल रहा न्याय। इनके ही एमपी रेपिस्ट है, इन्हीं के एमपी उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं, इन्हीं के एमपी उनके साथ शोषण करते हैं, लेकिन उसको न्याय नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन बजरंग दल को बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी से लेकर एक एक प्रवक्ता आज बोल रहा है। कल एक भी प्रवक्ता, जितनी डिबेट्स हुई थी पहलवानों को ऊपर, इन लड़कियों के ऊपर जितनी डिबेट्स होती है, भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल ज्वाइन नहीं करी। लेकिन बेटी बचाओ जो नारा वादा किया था, देश के सामने रखा था, उसको दरकिनार करके आज मोदी जी ने नारा बदल के कर दिया बजरंग दल बचाओ। और मैं बजरंग दल वालों को भी बोलती हूं, देखिए जैसे देश की बेटियों को दरकिनार किया, तुरंत आपको भी दरकिनार करेंगे जब इनको कोई और मुद्दा मिल जाएगा। ना यूसीसी लागू करेंगे, ना राजीव जी कुछ प्लीज करेंगे। तो रिस्पॉन्ड। देश को बरगलाना बंद राजीव जी, करो। राजीव जेटली जी। अब ये नहीं, देखिए इन्होंने क्या कहा कि बजरंग दल को भी दरकिनार कर देंगे। तो बोलिए, हम तो हमको मौका दे रहे हैं, चुनाव चैनल का ओपन डिबेट है, इसमें बताइए बजरंग दल हम आपके साथ हैं। बजरंग दल अगर हम आपके साथ नहीं तो हम किसके साथ हैं? कम से कम इतनी बात तो रखिए। हमने तो कहा कि आप अधिकार छीनने का काम करते हैं। और दूसरी बात इन्होंने कहा यूसीसी के ऊपर कि आपकी यूसीसी में आपने उत्तराखंड में क्या किया। मेरा एक ही तो प्रश्न था, पहला ये कि आपका स्टैंड क्या, दूसरा ये कि आप प्रदर्शन करिए, हमारे खिलाफ आइए, सड़कों पर उतरिए, कर्नाटक में उतर के दिखाइए ना। ये आपने उत्तराखंड में लागू नहीं किया, यहां तो आते ही सरकार बनते ही आपको इमीडिएटली लागू करना चाहिए। करिए हमारे खिलाफ इस बात को लेकर के प्रदर्शन। नहीं करेंगे, ये इसी बात को लेकर प्रदर्शन नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी राजनीति जो है ना, वो धर्म के आधार पर चलती है। और ये इस देश को इतना समेट दिया है इन्होंने, इन्हें ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी आरक्षण की बात करेंगे जातिगत आधार पर, दूसरी तरफ हम अपना धार्मिक कार्ड खेलेंगे, दूसरी तरफ हम उनको खुश करने की कोशिश करेंगे जिन लोगों की वजहों से देश में बम ब्लास्ट होते हैं, दूसरी तरफ हम उन लोगों के प्रोटेक्शन में खड़े हो जाएंगे। अरे ऐसे नहीं जीत पाएंगे राधिका जी। ये अब बहुत आपकी देखिए, पार्टी का खात्मा लगभग निश्चित हो चुका है। अब थोड़े थोड़े 2-4 राज्य रह गए, उन राज्यों से भी आपका सफाया हो जाएगा। अगर इसी नीति पर चलते, तो मैं मानता हूं कांग्रेस के प्रवक्ताओं के लिए मजबूरी है, नीति ही ऐसी है, बेचारे डिफेंड कैसे करेंगे उस चीज को, सफाई कैसे देंगे उस बात की।